भारत रूस यूक्रेन के रिश्तों को लेकर हम करने वाले हैं, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इन महीनों में यह दौरा बहुत अहम है। यूक्रेन को लगता है कि भारत ही वो देश है जो मध्यस्थता कर सकता है, रूस यूक्रेन की जंग को रुकवा सकता है। यह जंग 2 साल से चल रही है, लेकिन कहां जाकर रुकेगी किसी को नहीं पता, और भारत का क्या रोल हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यूक्रेन की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ रही हैं। अब भारत यूक्रेन को लेकर क्या रुख अपनाता है इसको आगे समझने की हम कोशिश करेंगे। भारत और रूस के रिश्तों को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह यात्रा उस वक्त हुई जिस वक्त मॉस्को में एक आतंकी अटैक होता है, हमला होता है, 139 रूसी लोगों की मौत होती है। आरोप यूक्रेन के ऊपर लगते हैं और यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ जाते हैं। कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी अहम खबर हमारे पास पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से। आखिरकार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से तालिबान को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर सरहद को क्रॉस करेंगे, हम फिर अफगानिस्तान में घुसेंगे। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो तनाव है आतंक को लेकर यह बढ़ने वाला है? और क्या वाकई में जनरल मुनीर के पास ऐसी फौज है कि वो उस तालिबान को हरा पाए, उस अफगानिस्तान की आवाम को हरा पाए जिस आवाम के आगे 20 साल लड़कर हारकर अमेरिका लौट गया, रूस लौट गया, ब्रिटेन लौट गया? इसको भी समझना होगा, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे दिमित्रो कुलेबा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर होगी अहम चर्चा। क्या रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थ कर सकता है भारत पहुंचे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे दिमित्रो कुलेबा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर होगी अहम चर्चा। क्या रूस यूक्रेन में मध्यस्थ बन रहा है भारत? इसको समझना होगा, क्योंकि कई बार ऐसे कयास लगाए गए, कई ऐसी चर्चाएं हुई कि भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है इस जंग के अंदर, रूस को मना सकता है, रूस को समझा सकता है। क्या इसी उम्मीद के साथ यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए हैं? और क्या वाकई में व्लादिमीर पुतिन मानेंगे भारत की बात? कई सवाल जिनका आगे जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी आपको दे दें, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। भारत में यूक्रेन के विदेश मंत्री जयशंकर से मिलेंगे दिमित्रो कुलेबा। एनएसए डोभाल के साथ भी मुलाकात होगी। रूस यूक्रेन जंग में मध्यस्थता चाहता है यूक्रेन, द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा चाहता है यूक्रेन। कुलेबा की भारत यात्रा की टाइमिंग पर लेकिन सवाल है, जो अहम पॉइंट है। मॉस्को आतंकी हमले के बाद हो रही है यात्रा। दिमित्रो कुलेबा की यात्रा से पुतिन नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने इस हमले का आरोप सीधे तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों के ऊपर लगाया है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री भी भारत आई थी, उनकी भी लंबी बातचीत हुई थी। तो एक तरफ भारत और रूस के महत्वपूर्ण रिश्ते, दूसरी तरफ यूक्रेन चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे और अब इस जंग को खत्म कराए, या फिर कोई और पर्पस इस यात्रा का हो सकता है। इसको समझाने के लिए आज 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। जय हिंद आपको भी। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा एक बड़े अहम सवाल के साथ। 2 साल इस जंग को चलते हुए हो गए, यानी कि रूस यूक्रेन जंग 2 साल से चल रही है। रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा
किस मायने में हम इस दौरे को देखें? क्या वाकई में यूक्रेन चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे? और अगर यूक्रेन ऐसा चाहता है तो क्या रूस इसके लिए तैयार है? अब देखिए, ये मुद्दा पहले भी कई बार उठा है कि अगर कोई देश ऐसा है जो इसको युद्ध की समाप्ति की ओर ले जा सकता है तो वो भारत है। और क्योंकि जिस तरह का हमारा स्टेटस और स्टेचर पूरे विश्व में है, और भारत बिना किसी निज हित के वो चाहता है कि वहां पीस रहे और दोनों देशों में खुशहाली रहे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूक्रेन तो ये चाहता है, रशिया भी किसी हद तक ये चाहता है, लेकिन चीन को शायद ये कबूल ना होगा कि भारत इसमें मध्यस्थता करे। और क्योंकि चीन का बड़ा फुटप्रिंट है रशियन लीडरशिप में, और वहां की जो कई डिसीजन मेकिंग है वहां भी उनका काफी इन्फ्लुएंस है, उनकी काफी दखल है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को इसके लिए बुलाया जाएगा। हाँ, भारत यकीनन वो कुव्वत, वो कैपेबिलिटी, वो स्टेचर रखता है विश्व पटल पे कि हम इसकी मध्यस्थता कर सके। और भारत को ही देखिए इससे काफी फायदा होने वाला है। अभी आज ही एक खबर साया हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि साहब भारत रूस से तेल लेना बंद कर दे, क्योंकि भारत रशिया की मदद कर रहा है और उसका जो वार फाइटिंग पोटेंशियल है उसको बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह के जो वक्तव्य है वो भी अब विश्व पटल पे आने लगे हैं। लेकिन हाँ, भारत इस पीस टॉक्स के लिए काफी केपेबल है, बशर्ते चाइना इसमें इंटरवीन न करे और अमेरिका का भी दखल इसमें ना हो, क्योंकि दोनों कंट्रीज के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने, यही विदेश मंत्री हैं यूक्रेन के, दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने एक बयान दिया था, मुझे आज भी वो याद है, कि जब वो कहते हैं कि भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है वो तेल नहीं है, उसके अंदर यूक्रेन के लोगों का खून है, ब्लड है। आज वो ही विदेश मंत्री भारत के दौरे पे हैं और चाहते हैं कि भारत पहल करे और इस जंग को रुकवाए। कैसे देखें सर? वक्त बदला, हालात बदले। हाँ राजेश जी, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो यूक्रेन के विदेश मंत्री वो भारतीय विदेश मंत्री के आमंत्रण पर आए हैं और उन्होंने स्वीकार भी किया। इसका मतलब है कि भारत की मध्यस्थता जैसी चीजों पर कोई संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ पर यह सोचना भी बहुत जरूरी है, इतिहास को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए रूस महत्वपूर्ण है, यूक्रेन महत्वपूर्ण है, या हम दोनों से संबंधों को बराबर दृष्टि से देखें? बिल्कुल नहीं। रूस भारत का सबसे बड़ा सामरिक पार्टनर रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सामरिक पार्टनर यूक्रेन रहा है। आप देखिएगा कि यूक्रेन जो है जब अस्तित्व में आया तो सबसे पहले जिस देश ने उसको मान्यता दी थी वो भारत था। तो यूक्रेन की मदद के लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन यूक्रेन जब 2022 में जो डोभाल गए थे जब रूस की यात्रा पर, तो रूस जो यूक्रेन है उसने कड़ी आलोचना की थी। लेकिन अब जो भारत की भूमिका है, जो कि भारत सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, भारत महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाने वाला एक ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस से समान संबंध रख सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोकना चाहता है। वो इस बात को समझ गया है कि नाटो की जो भूमिका है वो आक्रामक है और नाटो के सहारे न तो युद्ध को जीता जा सकता है न रोका जा सकता है। यदि इस युद्ध को रुकवाकर यूक्रेन को बर्बादी की कगार से वापस लौटाना है तो भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और संभावना यही है कि भारत के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर वो आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई शिखर सम्मेलन भारत आयोजित करे विभिन्न राजनीतिकों का, जिसमें इस युद्ध से दुनिया को बचाया जा सके। राजेश जी। ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, एक चीज और जो मेरा अहम पॉइंट था कि ये यात्रा उस वक्त भी तो हो रही है जिस वक्त मॉस्को के अंदर एक आतंकी हमला होता है, 140 के आसपास लोगों की मौत होती है। व्लादिमीर पुतिन सीधे तौर पर इस हमले के लिए यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां, ब्रिटेन और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हैं। उस वक्त यूक्रेन के विदेश मंत्री का भारत की जमीन पर लैंड करना, क्या यह गलत मैसेज नहीं होगा पुतिन के लिए, रूस के लिए? सर
राजेश जी, मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए पूरा विश्व जानता है कि भारत ने सबसे ज्यादा जी आतंकवाद का दंश सहा है, और भारत हर पटल पे इसकी कड़ी मजम्मत करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। तो मुझे नहीं लगता कि रूस, अच्छा दूसरा, रूस की खुफिया एजेंसी भी काफी एक्टिव है, उन्हें भी मालूम है कि इसमें किस देश का हाथ है और कौन एजेंसीज इसमें, क्योंकि आजकल ये सब चीजें बहुत ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती हैं। इसमें यकीनन जो पुतिन साहब का मानना है कि साहब यूक्रेन का इसमें हाथ है, और अगर आप प्राइमा फेसी भी देखें तो यही लगता है कि साहब उन्होंने इस तरह की कोई सबवर्जन या सेबोटाज की जो एक्टिविटीज हैं उनमें वो इंडल्ज करेगा, चाहे वो जिटर जी पार्टीज हों, चाहे वो इस तरह के हमले हों, या कोई सीनियर लीडरशिप का असैसिनेशन या इस तरह की कोई चीज हो। तो उनको भी मालूम है कि साहब इसमें किसका हाथ है। रही बात डिप्लोमेटिक चैनल्स की, इस तरह के जो विजिट्स हैं वो होते रहते हैं, भारत के दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन, आप देखिए खार्किव जिस शहर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है, मैं वहां डेलीगेशन में गया था जब कुछ टैंक खरीदे जा रहे थे, तो उस समय भी देखिए हमारी जो डिपेंडेंस थी वो यूक्रेन पे काफी थी, लेकिन अब तो खैर वो पूरी असेंबली लाइन ही तहस नहस कर दी हैं। रशिया पे भी अभी हमारा करीब 35-36% इक्विपमेंट का जो डिपेंडेंस है। तो भारत के लिए दोनों देश अहम है, और भारत बिल्कुल ये नहीं चाहेगा, और भारत हमेशा यही कोशिश करेगा कि दोनों देशों के अंदर शांति रहे और दोनों देश नेगोशिएटिंग टेबल पे आके इस युद्ध को खत्म करें, क्योंकि ये विभीषिका बहुत ज्यादा लंबी खिंच चुकी है और इसका इम्पैक्ट यूरोप और पूरे विश्व पे देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने यहां पे आ रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कौन से वो सहयोग हैं जहां भारत और यूक्रेन काम कर सकते हैं? क्योंकि एक पॉइंट बड़ा अहम भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी, हमें याद है कि जो रूस यूक्रेन जंग से बचकर भारत पहुंचे थे, आज भी उनका फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। उनकी स्टडी को लेकर भी क्या आगे बातचीत हो सकती है? कई पॉइंट हैं सर। बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के जो विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ते हैं उनका आने वाला भविष्य क्या होगा, और वो अधर में है क्योंकि यहाँ पर भी उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और यूक्रेन में जाकर उनकी शिक्षा कैसे पूरी होगी ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के यूक्रेन जाएंगे? लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यूक्रेन जो है वो यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है, और जो रूस है वो जो परमाणु बम जो यूक्रेन के पास एक दौर में जो यूक्रेन था वही परमाणु ठिकाना हुआ करता था रूस का। तो रूस यूक्रेन को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पर हाइड्रोकार्बन के बहुत बड़े भंडार है, वो ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है यूक्रेन में यूरेनियम के भी बहुत सारे भंडार है। तो ये ऐसी चीजें, क्योंकि भारत की अपनी ऊर्जा की जरूरतें हैं और भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि एक देश पर निर्भरता का मतलब होता है कि आप राजनीतिक तौर पर या वैदेशिक तौर पर ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसमें आप सामरिक सहयोग तो नहीं कह सकते, लेकिन आप यूरेनियम जैसी चीजों को, आप ऊर्जा जैसी चीजों को ले लें, या आप शिक्षा जैसी चीजों को ले लें, यहाँ पर बहुत सारे अवसर। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे नजर आती है कि भारत जो है वो यूक्रेन को एक बाजार के तौर पर भी देखता है, क्योंकि हम आयात को लेकर तो दुनिया में बहुत आगे, लेकिन निर्यात को लेकर बहुत पीछे हैं, और भारत तब तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता जबकि निर्यात को लेकर हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो। तो निर्यात के बाजार के तौर पर हम यूक्रेन की तरफ देख रहे हैं, और यह जो यदि सहयोग बढ़ता है तो निश्चित तौर पर यूरोप में हमारी स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि यूरोप से लगने वाला जो देश है यूक्रेन है। और यहाँ पर एक बात और समझना जरूरी है कि जो हमारे व्यापारी है, जो बड़े बड़े व्यापारी जो जाते हैं तो ब्रिटेन को एक बड़ा द्वार समझते हैं। तो क्या यूरोप में जो हमारे रहने वाले जो व्यापारी घराने जो ब्रिटेन में रहते हैं वो यूक्रेन में भी व्यापार कर सकते हैं? इन चीजों पर इन दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है। राजेश जी, लेकिन मॉस्को पर इसका क्या असर होगा सर? वो तो मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं कि व्यापार होना चाहिए, जमकर व्यापार होना चाहिए यूक्रेन के साथ, लेकिन फिर मॉस्को के साथ रिश्तों पे भी तो असर पड़ेगा ना? नहीं राजेश जी, देखिए जो भी भारत और रूस की जहां तक मित्रता की बात है तो वो किसी आशंकाओं से परे नजर आती। और आप देखिए भारत ने इसको साबित भी किया है। क्या यूक्रेन के पक्ष में जब संयुक्त राष्ट्र में जब मत पड़े, जब उसकी आलोचना का समय आया,
तब भारत ने अपने आप को अलग कर लिया। जी। भारत ने आज तक भी रूस के हमले को नाजायज नहीं ठहराया है, हमले को की आलोचना नहीं की है। इसके बजाय भारत ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की बात कही है। जाहिर सी बात है कि भारत और जो रूस की मित्रता है वो इतनी बड़ी है कि पुतिन जो है वो भारत पर भरोसा करते हैं, इसके बावजूद कि भारत क्वाड का मेंबर है, इसके बावजूद कि भारत और अमेरिका की मित्रता बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन मैं आऊंगा इस पॉइंट पे, मैं आता हूं आपके पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं एक पॉइंट लेकर। क्या ये जो यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत आए हैं वो भी चाहते हैं कि भारत एक पहल करे? जिस प्रकार से अमेरिका ने धीरे धीरे यूक्रेन से अपने पैरों को पीछे खींचा है या कहें मदद को कम किया है, उसके बाद से जेलेंस्की को वाकई में अब ये लगने लगा है कि अब रूस के आगे टिकना मुश्किल है, या फिर कुछ और सा? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से अमेरिका की जो वहां के बाशिंदे हैं या जो वहां के सिटीजन्स हैं, उन पे भी काफी प्रेशर है अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर कि साहब हम क्यों अननेसेसरली अपना इन्वॉल्वमेंट वहां दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका का एक अपना एजेंडा है जो सबको पता है। रही बात दूसरी कि अब क्योंकि अमेरिका इजराइल और हमास युद्ध में भी अपने पैर पसार चुका है, इलेक्शंस भी हैं वहां अमेरिका में, तो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि साहब वो इस तरह का एक्सपेंडिचर जो कर रही है उसको जस्टिफाई करे। रही बात नेगोशिएशंस की, लेकिन भारत इस स्थिति में नहीं है राजेश जी कि हम केवल उन वार्ताओं के बीच में तो जा सकते हैं, हम उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे तो ला सकते हैं, लेकिन अगर जेलेंस्की का ये सोचना है कि साहब भारत कोई सामरिक तौर पे कोई मदद कर देगा या इस तरह के, तो ना तो हमारी कैपेबिलिटीज हैं और ना ही हमारी सोच इस तरह की है। क्योंकि ये वो दलदल है, अगर आप अमेरिका को देखो, अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी, आप देखिए अफगानिस्तान में से वो मुंह की खा के गई, वियतनाम में उनकी हार हुई, और अब आप यूक्रेन में और इजराइल हमास वॉर में भी जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो उधर घुसना तो बड़ा आसान है, इट इज लाइक ए क्विक सैंड, दलदल की तरह है, लेकिन उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भारत यकीनन, क्योंकि माली तौर पे और सामरिक तौर पे मुझे नहीं लगता कि भारत इस पोजीशन में है कि वो उनकी मदद करे। हाँ, वार्ताओं के द्वारा उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाके उस पे उनको इन्फ्लुएंस और थोड़ा सा उनको विवेकपूर्ण तरीकों से इस युद्ध को बिल्कुल मानवता के बेसिस पे इसको एक कंक्लूसिव एंड पे लिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि उसमें रूस राजी हो। ठीक है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आप भारत और रूस के रिश्तों को लेकर बातचीत कर रहे थे। 2021 के बाद से जो दोनों देशों की अहम मीटिंग हुआ करती थी, पुतिन भारत आते थे, भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को जाते थे, वो बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल जो मैं समझना चाहता हूं आपसे, पुतिन राष्ट्रपति चुने जाते हैं, राष्ट्रपति चुनने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आप राष्ट्रपति बनने के बाद कहां जाना पसंद करेंगे, वो दिल्ली का नाम नहीं लेते हैं, वो बीजिंग का नाम लेते हैं। संकेत साफ है कि प्रायोरिटी कौन है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है राजेश जी आपने, और इस सवाल के गर्भ में बहुत सारे सवाल छुपे हैं कि क्या हम रूस पर निर्भरता को बनाए रखें, क्योंकि जब 1962 में युद्ध हुआ था तो हम रूस की और मदद के लिए देख रहे थे, लेकिन रूस ने हथियारों में डिले कर दिया था, और उस समय अमेरिका हमारे साथ आया था। यदि अमेरिका ने उस दौर में हमारी सहायता नहीं की होती तो कोलकाता तक चीन की सेना आ गई होती, और इतिहास कुछ अलग कहता। मतलब वो जो दबाव पड़ा था वो अमेरिका ने दबाव डाला था। तो रूस जो है वो भारत को एक दोस्त जरूर समझता है, लेकिन चीन को अपना भाई समझता है। और चूंकि दोनों साम्यवादी देशों का मसला है, चूंकि जो चीन है वो न केवल सामरिक दोस्त है लेकिन आर्थिक तौर पर भी बड़ा पार्टनर है, तो चीन से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर एक चीज को और समझना जरूरी है कि क्या सामरिक संकट के रूप में रूस की जो भूमिका वो नगण्य रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि 1971 में जब अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में भेजा था और भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी, जब कोई राष्ट्र आगे आया था तो वो रूस ही था। दूसरी बात यह भी है कि चीन और भारत का जो संघर्ष है, या चीन और भारत की जो प्रतिद्वंदिता है, उसके बीच यदि कोई राष्ट्र समाधान की गुंजाइश दिखाता है या जो हस्तक्षेप कर सकता है, जो मध्यस्थता कर सकता है, वो रूस ही है। क्योंकि रूस अंततः सामरिक तौर पर
भारत का बहुत बड़ा पार्टनर है, और इतने बड़े सामरिक पार्टनर जिसको जी। अरबों रुपए के आप अरबों डॉलर के हथियार बेचते हो, उस देश को रूस ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए तमाम विरोधाभास के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद, दुनिया में यदि कोई देश संकट के समय भारत के काम आ सकता है तो वो रूस आ सकता है, क्योंकि जो हमारी विचारधाराएं मिलती है समाजवाद की, उसके साथ ही साथ जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस पाकिस्तान को भी छूता है, रूस चाइना को भी छूता है, और ये जो दोनों देश है ये हमारे दुश्मन देश है। तो भारत और रूस के संबंध जैसे भी हो, यदि मिठास भरे हो तो वो भारत के लिए बेहतर होगा। राजेश जी, तो ज्यादा अच्छे हैं। बस एक मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि दोनों देश कहते हैं कि हमारी नो लिमिट फ्रेंडशिप है, लेकिन 1969 में वॉर दोनों के बीच हो चुका है। साथ ही साथ हाल ही में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो मॉस्को के लीक हुए थे, वो कह रहे थे कि रूस चीन के साथ जंग के लिए भी तैयार है, और तो और उसने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड को भी चीन के लिए तैयार रखा है। यानी कि एक तरफ तो आप नो लिमिट फ्रेंडशिप बोलते हैं, लेकिन बीच में ट्रस्ट नहीं है। ये एक अहम पॉइंट है सर। देखिए राजेश जी, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते। आप देखिए अमेरिका जापान कट्टर दुश्मन थे, आज एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए। तो रशिया ये जानता है कि देखिए चीन रशिया को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को कमजोर करने के लिए। और अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने चीन का सहारा लिया था यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। तो ये सब जो इस तरह की जो चाल चलते रहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ये सब चलती रहेंगी बदस्तूर। और चीन देखिए वो यकीनन हर जो पहलू है रशिया का उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन रशिया, पुतिन साहब भी ही इज अ फिशरमैन ऑफ ट्रबल्ड वाटर्स, उन्हें मालूम है, और खुद वो खुफिया एजेंसीज में रहे हैं, तो वो भी कोई इस तरह के अपने गार्ड्स लोअर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बाई चांस चीन किसी और करवट बैठता है, क्योंकि वो भी जानता है कि चीन केवल रशिया का साथ इसलिए दे रहा है कि वो अमेरिका की जो वॉर वेजिंग पोटेंशियल है उसको डेन्यूट करना चाहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रशिया बिल्कुल चीन के ऊपर नजर रखे रहेगा, और अपने जो भी उनके टारगेट्स वगैरह हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, टेक्टिकल हो या ऑपरेशनल हो, उनको वो रजिस्टर करके रखेगा कि अगर सिचुएशन इस तरह की होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जा सके। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार एक और बड़े अहम मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे कि क्या तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग कंफर्म है। छोटा सा ब्रेक, फिर इसी सवाल का जवाब तलाशने की एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ रहा तनाव, अफगानिस्तान आतंक का गढ़ बन गया है। पाकिस्तान बोला तालिबान आतंकियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। आसिफ ख्वाजा का बयान, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हमें अपनी सीमाओं की हिफाजत का हक है, आसिफ ख्वाजा बोलते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ रहा तनाव, अफगानिस्तान आतंक का गढ़ बन गया है। पाक बोला तालिबान आतंकियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। ये आसिफ ख्वाजा का बयान, हमें अपनी सीमाओं की हिफाजत का हक है। आसिफ ख्वाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हैं। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। पाक की तालिबान को धमकी, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की धमकी, अफगानिस्तान बना आतंक का गढ़, अपने देश की सीमाओं की रक्षा हम करेंगे, टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे, आसिफ ख्वाजा बोलते हैं। बॉर्डर पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, तालिबान टीटीपी पर एक्शन नहीं लेता है। अफगानिस्तान से आ रहे आतंकी सबसे बड़ी चुनौती हैं। शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ मुनीर की भी मुलाकात हुई है, और कहा जा रहा है कि 45 मिनट से ज्यादा मुलाकात चली है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पाक आर्मी के पास, क्या शहबाज शरीफ आगे इजाजत दे रहे हैं, क्या पाक आर्मी करेगी, इसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन मेरे कुछ और अहम सवाल हैं जिनको समझना होगा, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, पाकिस्तान वो देश
जिसने अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका की मदद से मुजाहिदीनों को तैयार किया। पाकिस्तान वो देश जिसने भारत के टुकड़े करने के चाहत में लश्कर जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे ना जाने कितने आतंकियों को खड़ा किया, कितने आतंकी संगठनों को खड़ा किया। आज वो कहता है कि अफगानिस्तान से आतंकी आते हैं और हमारी फौज को मारकर चले जाते हैं। अलूने जी, देखिए राजेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं वो उनके हाथ भी जलना तय है और पाकिस्तान इसीलिए उस आग में जल रहा है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप की यदि बात करें या दक्षिण एशिया की बात करें तो आपको समझने की जरूरत है कि यदि कट्टरपंथ को आप बढ़ावा देते हैं तो आप अपने अस्तित्व को खोद रहे हैं, आप अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेंगे। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो कट्टरपंथ पर हुआ था, उन्होंने कट्टरवाद को जन्म दिया और वो बर्बादी की कगार पर चले गए। लेकिन वहीं पर अब अलग चीजें कहता है। अफगानिस्तान को लेकर भारत और अफगानिस्तान के जो संबंध है वो अलग तस्वीर को पेश करते हैं। देखिए अफगानिस्तान जो है वो महाशक्तियों की कब्रगाह साबित हुआ है और कोई भी महाशक्ति कभी वहां जीत ही नहीं पाई है। तो अफगानिस्तान में जिस प्रकार से मुजाहिदीनों को तैयार किया, जिस प्रकार से अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग करके अमेरिका जैसे देशों के अरबों डॉलर के बूटे पाकिस्तान की जो सेना चलती थी, तो वो जो जहर है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना में भी आया है और वहां के धार्मिक समूहों में भी आया है। यदि आप अफगानिस्तान पर तालिबान पर कार्रवाई को लेकर कहते तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले पर पाकिस्तान की जो सेना है वो भी दो भागों में बटी होगी। वो जो लोग कट्टरपंथ को अपना मददगार समझते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि वो मुजाहिदीनों की फौज को तैयार करते रहे, वो लोग जो भाड़े के सैनिकों को दुनिया भर में अजरबैजान जैसे देशों में जो भेजते हैं, तो वो फौज को आप कहां से लाएंगे, कहां से आप प्रशिक्षण केंद्रों को लाएंगे। तो अब पाकिस्तान चाहे जितनी दुहाई दे लेकिन वो अफगानिस्तान से संबंधों के जाल में गूंथा हुआ है और अब वो धार्मिक समूहों, कट्टरपंथी समूहों और आतंकी समूहों के बीच इस प्रकार से फंस चुका है कि उसमें पाकिस्तान की राजनीति भी उलझी हुई है। और इसके यदि इसका कोई समाधान है तो इसका समाधान शहबाज शरीफ नहीं कर सकते, इसका समाधान नवाज शरीफ भी नहीं कर सकते, इसका समाधान बिलावल भुट्टो भी नहीं कर सकते, इसका समाधान जेल में रहने वाला वो इमरान खान कर सकता है जो पश्तून जनजाति से आता है, जो खैबर पख्तूनख्वा पर जिसका कब्जा है। क्योंकि यदि आप खैबर पख्तूनख्वा को शांत नहीं कर पाए तो टीटीपी के लड़ाके जो है वो पाकिस्तान में घुसेंगे, वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। और तालिबान की धमकी स्पष्ट रही है कि पाकिस्तान खबरदार सा, और उन्होंने टीटीपी के देखिए खुले तौर पर आतंकी समूह को कह दिया है कि आप जाइए और आप हमला कीजिए जी। तो तालिबान पर आप न तो वैदेशिक दबाव डाल सकते हैं क्योंकि अमेरिका उसको पैसा दे नहीं रहेगा, तो तालिबान किसी की सुनेगा भी नहीं। तालिबान किससे पर सुन सकता है? इस्लामिक देशों की, वो भी सऊदी अरब जैसे देशों की। और फिलहाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध भी बहुत मजबूत नजर आते नहीं है। तो अफगानिस्तान के दबाव में पाकिस्तान आता रहेगा और अफगानिस्तान से निपटना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। राजेश जी, ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, एक और अहम पॉइंट जो मुझे समझना है कि ये जो मीटिंग हुई है जनरल मुनीर की, शहबाज शरीफ की, कहा जा रहा है कि 45 मिनट से ज्यादा ये मीटिंग चली है और मीटिंग इसी को लेकर बुलाई गई थी कि आगे क्या कुछ ऑप्शन हैं और क्या कुछ आगे करना है। क्योंकि जिस प्रकार से उनके सेकंड बड़े नेवल बेस पे अटैक हुआ, जिस प्रकार से अगले ही दिन चीन के 5 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिस प्रकार से उनकी मिलिट्री के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ, कई फौजियों को वहां पर भी मौत के घाट उतार दिया गया, लगातार जनरल मुनीर के सामने चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद को संभालने चले थे लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और फाटा उनके हाथ से निकलता जा रहा है। बिल्कुल राजेश जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और क्योंकि आपकी खुद की नॉलेज बड़ी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है इंटरनेशनल मैटर्स पे और खासतौर से मिलिट्री मैटर्स पे। देखिए, इसमें 2 या 3 पहलू हैं जो आपने ऑलरेडी फ्लैग किए हुए। पहली बात तो ये मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना जो सबसे बड़ा एलाई है और पाकिस्तान जो चाइना का वेसल स्टेट बन चुका है, अगर इस तरह की 1 या 2 और वारदातें होती हैं तो चाइना बड़े कड़े स्टेप्स पाकिस्तान के खिलाफ लेगा।
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत दी है पाकिस्तान आर्मी को के साथ जो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे उनको एकदम पकड़ा जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपको याद होगा 2 डिविजन्स ग्वादर एयरपोर्ट के आसपास इर्द गिर्द या उसकी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्व है या डिप्लॉयड है। तो ये तो रही बात एक। दूसरी, जिस तरह से आतंकवाद ईस्टवर्ड्स डूरन लाइन के इस तरफ बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान काफी खुश था जब अमेरिका वहां से गया और तालिबान सरकार जब वहां काबिज हुई तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े रहनुमा थे या बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स, मुझे आईएसआई के चीफ फैज हमीद थे शायद, जो काबुल में चाय पी रहे थे, वो जो फैज हमीद थे जो काबुल में चाय पी रहे थे उस दिन, खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे और नतीजा आज देख रहे हैं सर। जी बोलिए, कंटिन्यू रखिए सर। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि जो पंशीर वैली का जो ऑपरेशन था, आज तक वहां कोई भी सेना पंशीर के जो लड़ाके हैं उनसे जीत नहीं पाई थी, क्योंकि आईएसआई के सरबराह वहां खुद उस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, तब पंशीर वैली का जो फॉल था वो हुआ था। और आज वही चीज, वही रेसिपी तालिबान ने पाकिस्तान को सर्व की है। दूसरा पहलू जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी की जो शाइन और शीन है उसमें बहुत जरा बट्टा लगता जा रहा है। आप देखिए पाकिस्तान आर्मी का जो रुतबा, जो टॉर या जो भौकाल हुआ करता था वो आज उतना नहीं है। तो ये पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल्स हैं, खासकर उनके जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और पाकिस्तान आर्मी पे तालिबान का अटैक हो रहा है। रही बात, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया था राजेश जी के खैबर पख्तूनवा या जो फाटा का एरिया है, वहां से पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान आर्मी की जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है और इमरान खान साहब उसी एरिया से आते हैं। तो ये उनकी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और खासकर पाकिस्तान आर्मी को ये डर है कि जिस तरह का उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से वो आवाम में पॉपुलर हैं, उनको ये लग रहा है कि कोई इस तरह का कोई रिबेलियन या इस तरह की कोई एक अपराइजिंग ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का आप देखिए बलूचिस्तान एक टेंजेंट पे है, सिंध अलग जा रहा है, पंजाब में भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं और जो ये पसमानदा इलाके हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो या फाटा का एरिया हो, वहां भी अगर इस तरह की अपराइजिंग होगी तो बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान का बिल्कुल निश्चित। ठीक है, मैं ब्रह्मदीप पल्लू ने आपके पास आऊंगा, लेकिन 1 मिनट मुझे चाहिए होगा, फिर सर के पास मैं जा रहा हूं। सर, एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर की है, नो डाउट, लेकिन क्या आपको आगे लगता है कि पाकिस्तान की थल सेना इतनी हिमाकत करेगी, पाकिस्तान की इन्फेंट्री, कि वो अफगानिस्तान के अंदर घुसे और फिर वहां पर टीटीपी पर एक्शन ले? कितनी पॉसिबिलिटी है सर इसकी? देखिए बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने ये एक मैसेजिंग के तौर पे इस तरह के एयर स्ट्राइक किए हैं। आपको राजेश जी याद होगा जब अमेरिका के पास इतना असला है, उसके पास इतनी रिसोर्स है, उसके पास इतनी रीच है, अगर वो वहां के जो आतंकवादी थे उनको काबू नहीं कर पाए तो पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं है। और वो इस तरह के अटैक्स वगैरह करेंगे तो उससे और ज्यादा इस तरह के जो आतंकवादी हमले हैं पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कैन अफोर्ड दिस एक्सरसाइज, बिकॉज ये एक केवल सेबर रेटलिंग है, ये केवल ड्रम बीटिंग है, वो नहीं। क्योंकि आप देखिए जो भौगोलिक स्थिति है, जो टेरेन है वहां की, वो जो वहां के गोरिल्ला जो टेररिस्ट हैं उनको फेवर करती है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास, चाहे वो सामरिक तौर पे, चाहे वो उनका जो कॉम्बैट स्टेमिना है, वो अलाउ करता है। ठीक है, डॉक्टर ब्रह्मदीप पल्लू ने जो एक और पॉइंट मुझे समझना है, क्योंकि चीन के 5 नागरिकों की मौत हुई और जब मैं आंकड़े निकाल रहा था तो पिछले 2 साल के अंदर 30 चीनी नागरिक जो हैं वो आतंकी घटनाओं में मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कल चीन के राजदूत ये कहते हुए भी सुनाई पड़े कि आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी ही सेना पाकिस्तान के अंदर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक कॉलोनी का बताया जा रहा था कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन जाएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ना आपसे देश संभल रहा है, ना उसकी सुरक्षा हो पा रही है। देखिए राजेश जी, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ दिक्कत है कि वो
वहां पर राजनीतिक स्थायित्व नहीं है। और राजनीतिक स्थायित्व जी। ऐसा चाहिए जहां पर जो लोकप्रिय राजनीतिक स्थायित्व हो। तो जो पाकिस्तान का पूरा इलाका है, आप देखिएगा कि आप भारत के विभाजन से पाकिस्तान के टुकड़े को देखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा मतलब जो लड़ाकू जनजातियां हैं, जहां पर भी बसती है, वो सारे इलाके पाकिस्तान के पास है। और ये ऐसे इलाके जो किसी एक देश या किसी सीमा में बंद कर रह ही नहीं सकते। तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का अंग अपने आप को मानता ही नहीं है, वो पाकिस्तान का ठीक है। अवैधानिक अधिकार मानता है। जो बलूचिस्तान में जनजातियां बसती हैं, या जो बलूचिस्तान जितना खूबसूरत है, तो उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उनके संसाधनों को लूटकर और पंजाब में ले जा रहा है, सिंध में ले जा रहा है। तो बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट बना है, या जो ग्वादर बंदरगाह है, या जो चीन और पाकिस्तान का जो ड्रीम प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो उस पर वो शांति से वो प्रोजेक्ट न तो पूरा हो सकता है, नहीं जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको पूरा होने देंगे। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं फिर से अपने सवाल को और स्पष्ट कर देता हूं कि अगर पाकिस्तान की जमीन पर पीएलए की आर्मी बैठ रही है, तो क्या यह भारत के लिए आने वाले वक्त में चिंताजनक नहीं होगा? ब्रह्मदीप अलू ने, क्योंकि ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि पीओके में उनकी मौजूदगी है, और अगर अब वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जाकर बैठ रहे हैं, तो चिंता हमारे लिए भी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं राजेश जी। पाकिस्तान में यदि पीएलए की आर्मी बैठती है तो भारत के लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। इससे पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा भड़केगा, और पाकिस्तान जो वहां की फौज पर वहां के लोगों का विश्वास कम होगा। इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र की संभावनाएं बढ़ेगी। इसलिए चीन और पाकिस्तान की जो भागीदारी है आने वाले समय में भारत के पक्ष में रहेगी, क्योंकि वहां के लोग ये समझ गए कि चीन उनको लूट रहा है और भारत जो है उनका एक अच्छा भागीदार बन सकता है। राजेश जी, ठीक है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, मैं इसी पॉइंट को आपसे समझना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि अगर जितना पाकिस्तान चीन के कब्जे में आएगा, भारत के लिए उतनी ही टेंशन बढ़ेगी। क्या आप इससे कुछ अलग सोच रहे हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता? क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट करिए, बीच में आवाज कट गई। सर, मेरा क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान जितना चीन के शिकंजे में फंसेगा, यानी कि अगर पीओके में उनकी आर्मी डिप्लाई है, पाकिस्तान के अंदर भी उनके 2 से 3 डिब अगर तैनात होते हैं, तो भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत के लिए जरूरी है कि एक मजबूत लोकतांत्रिक पाकिस्तान हो। अगर चीन वहां पे बैठा है, तो यानी कि आपके लिए ऑलरेडी जो 2 फ्रंट हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। सर, हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने तो हमेशा ये कहा है कि एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए मुफीद सिचुएशन है और एक फेवरेबल सिचुएशन है। भारत ने अपने कई कोशिशें भी की कि सब वहां स्टेबिलिटी आए, लेकिन भारत का अगर आप पाकिस्तान का इतिहास उठा के देखें तो वहां कभी भी पूर्ण तरीके से कोई भी हुकूमत चली नहीं है। और चीन भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान भारत के लिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहे, जिससे हमारे जो ट्रुप्स हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे एंगेज रहे। चीन भी यही देख रहा है। देखिए 29 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन चीन जहां उसको इंटरेस्ट है वहां मैं बीच में टोक रहा हूं सर, एक पॉइंट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा, दिमाग में आ रहा, तो क्योंकि वक्त कम है मुझे लगा कि इसका जवाब आपसे ले लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी काफी हद तक उलझी हुई है, फाटा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में वहां पे उलझी हुई है। अगर चीन उस हिस्से की जिम्मेदारी अपने पास लेता है, अपने कंधों पर लेता है, तो क्या वो वापस एलओसी की तरफ मूव नहीं करेंगे साहब? हाँ बिल्कुल, देखिए पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि चीन भी वहां जाके इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। देखिए जब अमेरिका गया अफगानिस्तान से, तो चीन एक ऐसी शक्ति था जो वहां अपना कब्जा कर सकता था या वहां ऑक्यूपेशन कर सकता था, जैसे बाकी शक्तियों ने, अलोनी साहब ने भी बड़े विस्तार से, बड़े अच्छी तरीके से इसको बताया। लेकिन चीन बिल्कुल साइलेंटली एंड श्योरली वॉच कर रहा था, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली वहां इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो एक ऐसा दलदल है कि अगर वहां वो फंस गया तो मुझे नहीं लगता कि वो क्योंकि वो जो टेररिज्म है, जो वहां के एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप ये देखिए जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं, उनको वो बढ़ावा देगा, वहां वो पैसा पंप इन करेगा। ठीक है।
बस एक आखिरी पॉइंट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने, वक्त कम हो गया लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे फसाद की जड़ अमेरिका है। अमेरिका ही मुजाहिदीनों की इस फौज को अगर किसी ने खड़ा किया तो वो ही है। लेकिन आज वो अमेरिका इस एशिया के इन देशों को जलाकर आराम से बैठा है, नजारा देख रहा है। देखिए राजेश जी, किसी भी देश के राजनीतिक नेतृत्व को यह देखना जरूरी है कि वो अपनी संप्रभुता के लिए किन रास्तों पर चले। यदि आप महाशक्तियों पर भरोसा करते हैं, आप महाशक्तियों की गोद में बैठते हैं, आप आतंकियों को तैयार करते हैं, आप कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, आप सैन्य तानाशाही को बढ़ावा देते हैं और आप चुपचाप अपने देश में उसको स्वीकार करते हैं, तो उसका हश्र पाकिस्तान जैसे देशों का ही होगा। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो जो कहने के लिए लोकतांत्रिक थे, अमेरिका जिम्मेदार नहीं है सर, को बढ़ा क्या अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। नहीं, देखिए अमेरिका को हम इससे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि भारत ने भी बहुत सारे देशों से सहयोग किया, लेकिन भारत की जो जनता है उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की, सरकारों को बदला। यदि इस रास्ते पर पाकिस्तान की जनता भी चलती तो निश्चित तौर पर भारत के साथ वो भी विकास। चलिए, तो एक अच्छा फ्यूचर पाकिस्तानियों का होता। समय का थोड़ा सा अभाव है, चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। डिफेंस स्पेशल में वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए तमाम बड़ी खबरें दुनिया भर की। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।